नमस्कार दोस्तों। अभी हम बात करेंगे जो पिछला बार जब हम लोग अभी बात कर रहे थे कि जब पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी तो आर्टिकल 243 से लेकर के 243 ओ तक शामिल किया गया। तो एक एक आर्टिकल्स के बारे में हम जानेंगे कि इस आर्टिकल में क्या खासियत है और इसके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं संविधान के द्वारा बनाया गया है। तो सबसे पहला आर्टिकल है 243। आर्टिकल 243 कहता है परिभाषा। परिभाषा का तात्पर्य है कि ग्राम क्या होगा, पंचायत क्षेत्र क्या होगा और जिला का क्षेत्र क्या होगा। इन सारे क्षेत्रों के बारे में जो विधानमंडल बताएगा वही ग्राम पंचायत होगा या वही विधानमंडल के द्वारा बनाया हुआ जिला का क्षेत्र होगा या मध्यवर्ती स्तर पे जो पंचायत समिति है उसके क्षेत्र का वर्णन किया जाएगा, वो परिभाषा के अंतर्गत आती है। अब आते हैं आर्टिकल 243A, ग्राम सभा। ये ग्राम सभा क्या है? ग्राम सभा वही होगा जैसा कानून हमारा विधानमंडल बना दे। मैं विधानमंडल शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं कि देश के कुछ राज्यों में विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है। तो जिन राज्यों में ये दोनों व्यवस्थाएं होती है वहां के संवैधानिक व्यवस्था को विधानमंडल शब्द से सूचित किया जाता है। ऐसे आप विधानसभा भी अगर बोल रहे हैं तो ये समझ रहे हैं तो कोई बड़ी इशू नहीं है, लेकिन विधानमंडल ही कहा जाता है। तो ग्राम सभा के बारे में विधानमंडल जो कानून बना दे वही ग्राम सभा का तात्पर्य होगा। आते हैं आर्टिकल 243B, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था का गठन। इसके तहत गठन में क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं 243B को। गठन में एक है ग्राम स्तर पे, एक है मध्यवर्ती स्तर पे और एक है जिला स्तर पे। ठीक है, ग्राम स्तर पे ग्राम सभा है, मध्यवर्ती स्तर पे हमारा पंचायत समिति है और जिला स्तर पे हमारा जिला समिति है। जिला समिति, ये तीन समिति है। तो गठन जब भी होगा पंचायती राज व्यवस्था का तो ग्राम सभा, मध्यवर्ती स्तर पे पंचायत समिति और जिला स्तर पे जिला समिति से बनकर के पंचायती राज व्यवस्था का गठन होगा। लेकिन इसमें वैसे राज्य जिनकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं होगी वहां पे ये लागू नहीं किया जाएगा। तो ये 20 लाख याद रखने की चीज इसलिए है कि ये तत्कालीन समय 1992 में जब लागू की गई थी तो देश की जनसंख्या के आधार पर इसको बनाया गया था। 1971 की जनसंख्या जिसके आधार पे आज भी हमारे देश में कार्य होते हैं। तो 20 लाख का यहाँ पे एक स्टेट बार दिया गया था कि अगर है तो ही लागू किया जाएगा। ये आर्टिकल 243B में बताया गया है। आर्टिकल 243C, यानी पंचायतों की संरचना कैसी होगी। ठीक है, संरचना का मतलब कि सदस्य जो हमारे यहाँ है वो सभी सदस्य चुने जाएंगे, जो भी तीनों स्तर के, चाहे ग्राम सभा के हो, पंचायत समिति के हो या जिला परिषद के हो। तो ये तीनों स्तर के सदस्य प्रत्यक्ष तौर पे जनता के द्वारा चुने जाएंगे। अब ग्राम सभा को छोड़ देते हैं तो मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर के जो अध्यक्ष होंगे ये प्रत्यक्ष तौर पे निर्वाचित सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष तरीके से चुने जाएंगे। फिर से इसको समझिए, ग्राम स्तर को छोड़ के, यानी जहाँ पे मुखिया व्यवस्था है उसको छोड़ के, जहाँ पे पंचायत समिति है और जिला परिषद भी है, तो इसके अध्यक्ष को उसी संस्था के एक हिस्से के जितने भी सदस्य निर्वाचित तौर पे प्रत्यक्ष तरीके से वोटिंग के द्वारा चुने गए हैं वो आपस में मिल करके वहां के अध्यक्ष को चुनेंगे। तो ये है उसकी संरचना। अब आते हैं आर्टिकल 243D पे। आर्टिकल 243 हमारा आरक्षण का प्रावधान करता है कि पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण का क्या स्थिति है। तो आरक्षण के बारे में दो ही चीज इंपॉर्टेंट है इसमें कि यहाँ पे आरक्षण SC/ST को दिया गया है। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि आरक्षण SC/ST को दिया गया है। यहाँ पे जो आरक्षण SC/ST को दिया गया है, इस सारे सीटों में से 1/3 सीट, 1/3 हिस्सा SC/ST के महिलाओं को भी दिया गया है। इसी में से
अब एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज इसमें से याद रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि SC ST या महिला के लिए अगर किसी पंचायत का कोई एक सीट रिजर्व कर दिया गया तो वो हमेशा के लिए रिजर्व हो जाएगा, ऐसा यहाँ नहीं है। वो चक्रानुक्रम चलते रहता है, वो साइकिल का हिसाब से है। इस बार इनके लिए, अगले बार उनके लिए होगा, अगले बार उनके लिए होगा, तो वो साइकिल के हिसाब से चलते रहता है। और पंचायत का जितना भी सीट है, जितना टोटल पंचायत का सीट, वो केवल महिलाओं के लिए, ठीक है। पहला है SC ST को जो आरक्षण दिया गया, उसमें से 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है। अब एक पंचायत में जितने भी संस्थाएं काम कर रही है, उनके टोटल सीट का 1/3 हिस्सा केवल महिलाओं के लिए सुरक्षित है। ये वाला हिस्सा SC ST के महिलाओं के लिए था और ये वाला हिस्सा केवल महिलाओं के लिए सुरक्षित है। इसमें किसी भी वर्ग की महिला शामिल हो सकती है, ठीक है। तो देश में एक क्रांतिकारी परिवर्तन, आप इसको समझिए। क्रांतिकारी परिवर्तन का तात्पर्य यह है कि आज भी लोकसभा में कर ले या ऊपरी सदन में या निचली सदन में, लोकसभा या राज्यसभा में, महिलाओं को 33% आरक्षण देने का बिल सदियों से लटक रहा है, घूम रहा है और जिसके ऊपर कोई चर्चा नहीं होती है। लेकिन बिहार एकमात्र ऐसा राज्य था जो अपने यहाँ महिलाओं को 50% सीट रिजर्व कर दिया आर्टिकल 243D के अंतर्गत। सबसे पहले बिहार किया, इसके बाद देश के अन्य राज्यों को इसे लागू धीरे धीरे किया गया। इस आरक्षण में SC ST के आरक्षण में, यहाँ पे याद रखिएगा, SC ST के आरक्षण में अरुणाचल प्रदेश शामिल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश 83rd अमेंडमेंट, 83वां संशोधन 2000, 83वां संशोधन 2000 के दौरान अरुणाचल प्रदेश को SC ST के इस संशोधन से बाहर कर दिया गया। अब आते हैं आर्टिकल 243E के तरफ, यानी कि अवधि। अवधि का तात्पर्य है पंचायत का कार्यकाल क्या होगा। तो आमतौर पर पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का है। यदि किसी कारणवश पंचायत का विघटन हो जाता है, किसी भी कारणवश, तो अगले 6 महीना में उसका चुनाव बचे हुए कार्यकाल के लिए कराया जाएगा, न कि अगले 5 वर्ष के लिए। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज, इसको ध्यान रखिएगा कि जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष के लिए होता है और यदि पंचायत का विघटन हो गया है तो जो चुनाव होगा वो अगले 6 महीने के अंदर हो जाना अनिवार्य है और वो बचे हुए समय के लिए होगा। आते हैं अगले पे, वो है 243F, यानी कि सदस्यता, कि पंचायत के सदस्य कौन हो सकते हैं। तो विधानमंडल के द्वारा बनाए हुए कानून के तहत वो सारे व्यक्ति सदस्य हो सकते हैं जो उस कानून में शामिल होते हैं। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज बहुत ज्यादा है जो बार बार कंफ्यूजन है, याद रखिएगा कि पंचायत का सदस्य बनने का जो न्यूनतम उम्र है वो 21 वर्ष है। यानी कि आप अगर 21 वर्ष के हैं तो पंचायत के सदस्य बनने के योग्य हो जाते हैं और आप चुनाव लड़ सकते हैं। अगला आर्टिकल है 243G, यानी शक्ति। यह शक्ति का तात्पर्य क्या है कि पंचायत काम क्या करेगा, उसे क्या पावर दिया जाए। तो राज्य विधानमंडल के द्वारा जो भी पावर दिया जाएगा पंचायत को, वो पंचायत उस पर काम करेगी। वर्तमान में अभी कुछ देर पहले हम लोग पढ़े थे कुछ कि 29 विषय इसे दिए गए हैं जिसपे पंचायत काम करती है। शक्ति पंचायत को या प्राधिकार के ये डेलीगेटेड पावर है जिसपे कि पंचायत अपना काम करती है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल 243H, कर लगाने की शक्ति, पावर टू इम्पोज टैक्सेज ऑन पंचायत। तो पंचायत को जो टैक्स लगाने की शक्ति दी गई है वो वही है जो विधानमंडल के द्वारा दिया जाता है। और वो जो 29 विषय है, उन्हीं विषयों में से कुछ ऐसे विषय हैं जहां पे पंचायत को यह ताकत दी गई है, शक्ति दी गई है कि आप यहाँ पे टैक्स लगा करके अपने लिए कर उगाही कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे, आप जब नगर परिषद, वैसे नगर परिषद से गुजरते होंगे, खासकर बिहार में ये चीज ज्यादा है। आप झारखंड के देवघर साइड में जाएंगे तो नगर परिषद का ना चुंगी टैक्स होता है, शहर में आने का और जाने का, ठीक है। तो वो है 243H में कर लगाने की शक्ति। आते 243I,
वित्त आयोग। पंचायत का जो 5 वर्ष का कार्यकाल होता है तो राज्य सरकार के द्वारा बहुत सारे पैसे उन्हें अनुदान में दिए जाते हैं, बहुत सारे वो टैक्स से खुद हासिल करते हैं। तो क्या उन पैसों का सही उपयोग हो रहा है? राज्य सरकार जिसके लिए फंड अलॉट करती है क्या वो सही काम कर रही है? उसके लिए राज्यपाल हर 5 वर्ष पे वित्त आयोग का गठन करेगा। जो राज्यपाल के पास प्रतिवेदन जमा होगा, राज्यपाल उस प्रतिवेदन को विधानमंडल में भेजेगी। याद रखिएगा, इस वित्त आयोग के गठन की अनुशंसा, याद है, योजना आयोग द्वारा समिति बनाई गई जीवीके राव समिति की अनुशंसा थी कि वित्त आयोग का भी गठन किया जाए। अब आते हैं 243J, लेखा परीक्षा। लेखा परीक्षा का ऑडिट, मतलब आप समझिए कि जो पंचायत 5 वर्ष तक काम की है उसका ऑडिट होता है और पता किया जाता है कि पंचायत के खर्च वगैरह सही है या नहीं है। तो पंचायतों को धन मुहैया कराने के लिए वित्त आयोग का गठन होता है। पंचायत को धन कितना मिलना चाहिए, किस सोर्स से मिलना चाहिए, किन कामों के लिए मिलना चाहिए, उसके लिए 243 वित्त आयोग है। और पंचायतों को जो धन मुहैया कराया गया है या वो अपने पास जो धन किसी भी प्रकार से हासिल करते हैं तो 243J के तहत उनकी ऑडिट कराई जाती है। आते हैं 243K पे, यानी कि निर्वाचन, कि पंचायतों का निर्वाचन कैसे होगा। तो पंचायतों के निर्वाचन का दायित्व राज्य निर्वाचन को दिया गया है और राज्य निर्वाचन के दायित्व के तहत एक पद की स्वीकृति मिली राज्य निर्वाचन आयुक्त की। उस राज्य निर्वाचन आयुक्त राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और इन्हीं के द्वारा राज्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा पंचायतों का चुनाव संपन्न कराया जाता है। अब आते हैं 243L। 243L है लागू नहीं होना, मतलब कि संघ राज्य क्षेत्रों में पंचायतों का लागू नहीं होना। ये बताता है कि राष्ट्रपति के पास ये अधिकार दिया गया है कि अगर वो चाहे तो कानून बना करके संघ राज्य क्षेत्रों में पंचायतों को लागू कर सकता है या संघ राज्य क्षेत्रों में पंचायत को लागू नहीं भी कर सकता है। आते हैं 243M, कुछ क्षेत्रों में लागू न होना। ठीक है, ये कुछ क्षेत्रों का क्या मतलब है? अभी जो हम बात करेंगे कुछ देर के बाद, जो पिछली बार हम बात कर रहे थे कि पेशा वाले क्षेत्रों में, यानी कि अनुसूची 5 के अंतर्गत, अनुसूची 5 को भी अगर आप नहीं ध्यान रख रहे हैं तो आर्टिकल 244 में जो अनुसूचित क्षेत्रों की चर्चा की गई है उन अनुसूचित क्षेत्रों में ये 243M के तहत पंचायत लागू नहीं होगा। तो आर्टिकल अनुच्छेद 244 के तहत जो अनुसूचित क्षेत्र अनुप्रशासन के संबंध में बात की गई है वहां पे इसका लागू, पंचायत लागू, पंचायती राज अधिनियम लागू नहीं है। अब आते हैं 243N, सॉरी N का, इसमें कहा गया है पंचायतों का बना रहना। ये पंचायतों का बना रहने का क्या तात्पर्य है? सिंपल, 1992 में पंचायती राज एक्ट लागू हुआ, पास हुआ और 1993 से ये काम कर रहा है नए कानून के तहत। इसका मतलब है कि उससे पहले जिन जिन राज्यों में इस कानून के देश में लागू होने के समय जिन जिन राज्यों में अपना पंचायती राज कानून लागू था और वो उसके तहत अपनी व्यवस्थाओं को चला रहे थे, वो इस कानून के लागू होने के बाद 1 वर्ष तक एज इट इज काम करेगा। यानी कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, अभी मैं झारखंड में हूं और अगर झारखंड में 1990 में ही पंचायत का चुनाव हुआ होता या 1992 पंचायत का चुनाव हुआ होता और उस समय वहां पे तत्कालीन सरकार का पंचायती राज व्यवस्था के तहत काम कर रहा होता स्थानीय स्वशासन, और इसी बीच में केंद्र का ये कानून आ गया कि आपको इस तरीके से लागू करना है, तो उसे लागू करने के लिए वो 1 साल का समय दिया गया कि आपकी अपनी व्यवस्था 1 वर्ष तक चलती रहेगी, या तो कार्यकाल खत्म हो जाए या आप कानून बना करके अपनी इस व्यवस्था को खत्म कीजिए, अब ये व्यवस्था लागू होगी। ये है 243N में पंचायतों का बना रहना। ठीक है, अब आते हैं 243O, न्यायालयों का हस्तक्षेप। न्यायालयों का हस्तक्षेप न होना। यहां देख लेते हैं,
संरचना सशक्तिकर लगाने निर्वाचन के। अभी हम बात यहाँ पे कर रहे थे कि राज्यपाल के द्वारा एक राज्य निर्वाचन आयुक्त का गठन किया जाएगा पद का, और वो राज्यों में काम करवाएंगे। तो वो राज्य निर्वाचन आयुक्त यानी आर्टिकल 243 के अंदर जो भी कार्य होंगे, चाहे वो पंचायतों के क्षेत्र को कम ज्यादा करना हो, ग्राम सभा के संख्याओं को कम ज्यादा करना हो, जिला परिषद के संख्या को आगे पीछे करना हो, 243 के अंतर्गत जो भी निर्वाचन की संबंधी कार्य राज्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा किया जाएगा वो न्यायालय के हस्तक्षेप से बाहर होगा। यानी कोई भी व्यक्ति उसे न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकता है। ये आर्टिकल 243O न्यायालयों का हस्तक्षेप न होने का तात्पर्य है। तो ये आर्टिकल 243 से 243O तक है। इसे आप हिंदी में कह सकते हैं 243 क से 243 ड तक। ठीक है, ये हिंदी में आप यहां तक इसको समझिए। तो अभी हम बात यहाँ कर रहे थे 243M में कि कुछ क्षेत्रों में लागू न होना, यानी आर्टिकल 244 में जितने सारे स्टेट्स के बारे में बताई गई है अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में, वहां पे ये लागू नहीं है। तो उनके लिए, वैसे क्षेत्रों के लिए एक कानून बनाया गया 1994 में, पंचायत अधिनियम अनुसूचित क्षेत्र का विस्तार, यानी जिसे हम लोग इंग्लिश में पेशा कहते हैं, कानून बना 1994 में। 95 पे इस पे बहस हुई और बहस के बाद एक कमेटी बनाई गई, दिलीप सिंह भूरिया समिति। ठीक है, ये कमेटी बनाई गई कि आर्टिकल 244 या 243M में जहां पे ये लागू नहीं हो रहे हैं, उस क्षेत्र के लिए पंचायती राज व्यवस्था का अगर लागू किया जाना है तो उसकी कौन सी प्रक्रिया होगी। तो दिलीप सिंह भूरिया समिति अपनी रिपोर्ट 1996 में देते हैं और उसी साल लोकसभा और राज्यसभा से पंचायत अधिनियम अनुसूचित क्षेत्र विस्तार पास कर दिया जाता है। तो 5th शेड्यूल के अंदर और आर्टिकल 244 के अंदर जितने भी स्टेट्स हैं वहां पे पेशा कानून लागू हो गई। और वर्तमान में संभवतः अगर जहां तक मैं ठीक हूं ये 9 राज्यों में काम कर रही है। तो ये हमारा पंचायती राज सिस्टम पे ओवरऑल एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है, आप इसको देखिएगा। अब हम आते हैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट विषय पे कि जब पंचायती राज विषय पे हम काम कर लिए हैं तो MCQ। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन आंसर्स भी आपके पास होने चाहिए। तो आप जब भी आप किसी मानक पुस्तक को पढ़ते हैं और इससे अध्ययन के बाद जो आपकी जानकारी आती है तो वहां पे क्वेश्चंस कहाँ पे मिलेंगे। तो मैंने अपने YouTube पे पंचायती राज के ऊपर लगभग 150 क्वेश्चंस के वीडियो बना करके PDF मैंने वहां पे डाल रखा है। तो आप जब 1-2 वीडियो के बाद देखेंगे, जब प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पे पंचायती राज का है, वहां से आप उस PDF को डाउनलोड कर लेंगे और 50-50 क्वेश्चन या 30-30 क्वेश्चन के PDF है, आप उसको डाउनलोड करके बनाइएगा। उसका आंसर वही YouTube पे बताया गया है, आप उसको देख करके समझ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये पंचायती व्यवस्था जो मेरे द्वारा बताया गया है आपको पसंद आई होगी, और इसमें अगर कुछ कमियां रह गई है तो आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। थैंक यू।